हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज फिर हम कुछ फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इसमें 11 12 दोनों मिक्स होगा। और जैसा कि हमको दिख रहा है एस्टेट के लिए, चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक है, सभी का एस्टेट होने वाला है, लेकिन मेरा प्रिपरेशन कराने का स्टाइल होगा कि वो पूरा मतलब टॉप टू बॉटम लेवल तक या बॉटम से टॉप लेवल तक। टॉप टू बॉटम जाएंगे ज़्यादा आसान होगा मेरे अनुसार से। चलिए एस्टेट का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एस्टेट के लिए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूंकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इसीलिए चलिए क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डायमेंशन ऑफ इलास्टिसिटी इज क्या होगा। डायमेंशन ऑफ इलास्टिसिटी इज क्या, चारों में ऑप्शन में देखिए क्या होगा डायमेंशन ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे पहले इलास्टिसिटी फॉर्मूला क्या लिखते हैं। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, ELASTICITY इलास्टिसिटी। एक मिनट, बड़ा हो गया है थोड़ा सा। हाँ, इलास्टिसिटी होता है फॉर्मूला स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेस क्या होता है, तो स्ट्रेस के लिए आपके पास फार्मूला होना चाहिए फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब फोर्स और एरिया का रेशियो स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, बोल दे रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये कहलाता है स्ट्रेन। थोड़ा सा सर्दी हो गया है, टेंशन नहीं लेना। फोर्स बाय एरिया हो गया। अच्छा, ये दोनों का यूनिट होगा क्या, ये लेंथ है ये भी लेंथ है, दोनों का लेंथ का यूनिट हो गया मीटर। मीटर मीटर क्रॉस हो जाएगा तो नीचे डिनोमिनेटर का यूनिट नहीं होगा। फोर्स बाय एरिया है, फोर्स का यूनिट क्या होगा, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। और इसका यूनिट क्या होगा एक्सेलरेशन का, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल एक्सेलरेशन। तो रेट का मतलब नीचे में समय, तो ए इक्वल टू क्या v माइनस यू बाई टी, ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर, और ये सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर अब यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का, मास का हो गया किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का हो गया मीटर सेकेंड माइनस 2। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि किलोग्राम मीटर सेकेंड पर -2, और एरिया का क्या यूनिट होगा, एरिया का ऐसे यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो हम लिख देंगे मीटर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर मीटर एक है, एक यहाँ मीटर है, यहाँ 2 है, तो आप लिख सकते हैं किलोग्राम। एम जो है पॉजिटिव में ऊपर जाके नेगेटिव में, 2 में 1 घटेगा तो -1 बचेगा। तो ये भी नहीं जान रहे तो काहे फिजिक्स पढ़ने के लिए आए नौटंकी। अब ये घटा के बताएंगे एस पर -2। ठीक है, ये हो गया यूनिट इलास्टिसिटी का। अब ये डायमेंशन इसका कैसे लिखेंगे, हमको मालूम है डायमेंशन लिखने के लिए जो है आपको MLT का फॉर्मेट लिखना होता है। ये M रहा, ये L रहा, ये T रहा। M का मतलब किलोग्राम, किलोग्राम कितना है, एक लिख दिया। मीटर, लेंथ का मतलब मीटर, मीटर कितना -1 लिख दिया। सेकेंड पर -2। ऑप्शन ML -1 T -2, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा, नौटंकी हो रहा है। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला स्ट्रेस बाय स्ट्रेन आपको याद रखने हैं, और इसका फॉर्मूला यदि याद नहीं है तो आप फिर से 11th में पढ़ने की कोशिश करें। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। माउस किधर गया, वहाँ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक करंट इन अ चार्जिंग RC सर्किट इज गिवन बाय ऐसा। आई करंट कितना दिया हुआ है, RC सर्किट है, ये अल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन है। LCR सर्किट, उसमें CR सर्किट, LR सर्किट, LCR सर्किट पढ़ते हैं। इसमें RC सर्किट, R फॉर रेसिस्टेंस, C फॉर कंडेंसर, ये दोनों सर्किट में दिया हुआ, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है वो यहाँ बता रहा है। करंट कितना हो रहा है, वो कितना है तो हमको दिया हुआ है, तो मैं नोट कर रहा हूँ। गिवन, ये दिया हुआ है I इक्वल टू I0
ये हो गया ई पर पावर, ई क्या है, एप्सिलॉन है, माइनस टी बटे आर सी। ठीक है, अब इसको सॉल्व यदि करें तो कह रहा है वेयर आई नॉट आर एंड सी आर कांस्टेंट। आई नॉट आर और सी कांस्टेंट है, याद रखना है, इसका मतलब टी वेरिएबल है। पैरामीटर्स ऑफ द सर्किट एंड टी इज द टाइम। टी क्या है, टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एट टी इक्वल टू 0। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट यहाँ वर्ड आ गया, इसका मतलब उसमें जो है डिफरेंशिएशन में टी हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर, मतलब रेट का मतलब नीचे में टाइम। जैसे रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट का मतलब टाइम नीचे, तो इसको जो है टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग अब इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी, तो डी आई बाई डी टी क्या होगा, तो डी, ये आई कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन में बाहर हो जाता है, तो आई नॉट ये बाहर हो जाएगा, और इस टर्म का डिफरेंशिएशन पहले एक बार लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे लिखा जाता है, तो माइनस टी बटे आर सी। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद डी आई बाई डी टी, यही आपको फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखते हैं टी वी बाई डी टी, उसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट लिखेंगे डी आई बाई डी टी। ठीक है, हाँ। अब हो गया आई नॉट, आई नॉट हम लिखे। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सॉरी यहाँ पर होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, एक मिनट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यदि है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लिख दे रहा हूं, डी ई एक्स ए बाई डी टी, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसमें हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं, ये एक्स वेरिएबल है, यहाँ सॉरी यहाँ एक्स होना चाहिए क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसी तरह यहाँ पर टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ पर आ जाएगा, कॉफिशिएंट आएगा, टी वेरिएबल है, 1/RC कॉफिशिएंट है, कांस्टेंट है, वो बाहर आएगा, तो हम लिखेंगे 1/RC। ठीक, अब डिफरेंशिएशन ई पर पावर एक्स का तो वही रह जाएगा, ई पर पावर माइनस टी बटे आर सी। यही फिजिक्स है, इसके आगे फिजिक्स नहीं, ना इसके ऊपर फिजिक्स है। फिजिक्स कहाँ है वो पढ़ना है, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ने बैठे हैं। चलिए आई, अब वो भी फिजिक्स नहीं मैथमेटिक्स है, सॉल्यूशन नहीं करना है, ध्यान देना है कहाँ है। चलिए आई नॉट, ये माइनस में है तो माइनस दे दे रहा हूं मैं, ये सॉरी आई नॉट बटे आर सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ई पर पावर माइनस टी, एट कह रहा है टाइम कितना है 0, तो डी आई बाई डी टी आपको लिखना है टाइम कितना होना चाहिए 0। अब जहां जहां टी है वहां वहां 0 होगा, ई पर पावर माइनस टी आर सी है, टी 0 देंगे पूरा टर्म 0 हो जाएगा, आई किसी पर पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब यही आपका आंसर हो गया 1 में। अब ये है किस ऑप्शन में देख लिए, माइनस आई नोट बाई आर सी, अरे 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें है क्या, इसमें मैथ फिजिक्स नहीं पूछा गया है, इसमें मैथमेटिक्स पूछा गया है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं तो बनाइए, नहीं तो आप आगे बढ़े, फिजिक्स इसमें नहीं है। और आप आए हैं फिजिक्स पढ़ने तो फिजिक्स पढ़िए, जब मैं देख रहा हूँ। चलिए इसमें थोड़ा सा फिजिक्स दिखेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विथ अ स्पीड u एट एंगल थीटा। एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया, जैसा कि इसके पहले प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में मैंने बताया है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। प्रोजेक्ट किया एक बॉडी को जिसमें वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यू हो गया, इसमें मालूम है कि प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है, इसमें 2 डायरेक्शन में जो है
इसका वेलोसिटी होगा, इसलिए एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा u cos थीटा हो जाएगा। और ये क्यों, क्योंकि थीटा एंगल से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और ये हो जाएगा u sin थीटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर क्वेश्चन कह रहा है इट्स स्पीड व्हेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन मेक्स एन एंगल अल्फा डिग्री। अब फिर क्या कह रहा है, एंगल के जितना सा मैं इसको समझ पा रहा हूँ, ये एंगल कुछ इस तरह का बनाता है कि अल्फा एंगल इसका बन जाता है। जब अल्फा एंगल होगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, u cos अल्फा होगा ना, और u sin अल्फा होगा। तो कह रहा है u cos अल्फा u sin अल्फा बना रहा है, तब इसका वेलोसिटी क्या होगा इसके रेस्पेक्ट में। तो आपको मालूम है, मैंने बताया है कि इसका जो है मैक्सिमम ये पॉइंट है और ये इस तरह से मूव करके नीचे आ जाए। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट यदि हुआ तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पर y एक्सिस का वेलोसिटी 0 हो जाता है, लेकिन x एक्सिस का वेलोसिटी कहीं भी 0 नहीं होता है। इसका मतलब है वर्टिकल वेलोसिटी जो है एक्सट्रीम हाइट पर 0 हो जाता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 नहीं होता है। यदि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 नहीं होता है तो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होना चाहिए। और वो कह रहा है उस एंगल पर कितना होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बदलता नहीं है इसलिए सेम होगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इसमें क्या हो जाएगा, u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यही है क्योंकि चेंज नहीं होता है। और इसमें यदि देखें तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो गया, u डैश cos अल्फा, क्योंकि एंगल चेंज होगा तो इसमें चेंज हो ही जाएगा। अब इसको यदि u डैश हम कर लिए तो क्या हो जाएगा, इधर u cos थीटा बटे cos अल्फा। ऑप्शन देखिए, u cos थीटा बटे cos अल्फा, ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे सब तो होगा, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, इसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, वर्टिकल वेलोसिटी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं एक्सट्रीम पॉइंट पर 0 हो जाता है, फिर बढ़ते बढ़ते नीचे आ जाता है। यहाँ से बढ़ता है, यहाँ से आने के बाद यहाँ घटता है, सॉरी घटता है, और यहाँ घटते घटते 0 हो जाता है। जैसे यहाँ 5 था, यहाँ 4 3 2, यहाँ पर 0 हो गया एक के बाद, और फिर 1 2 3 4 यहाँ आकर के फिर मैक्सिमम हो जाता है। नीचे से ऊपर जाएगा तो घटेगा, फिर यहाँ आकर के बढ़ेगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये वाला वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा हर जगह। इसलिए बोला जाता है कि एक्सट्रीम पॉइंट पर कौन सा वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, तो बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। कौन वेलोसिटी 0 होता है, तो बोलेंगे वर्टिकल। चलिए, इसका क्वेश्चन का आंसर इतना सा था। माउस यूज करो। देखो, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जर्ट न्यूक्लियर फोर्स ओनली, न्यूक्लियर फोर्स एग्जर्ट कौन करता है। तो सबसे पहले ये क्या है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल। और फंडामेंटल पार्टिकल कहाँ रहता है, फंडामेंटल पार्टिकल कोई भी एटम के न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। का गजब तमाशा है भाई, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत सारा है, न्यूक्लियस में रहता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करता है ना। अब ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस तरह से बॉन्ड बना रहता है, अंदर में एकदम क्लोजली पैक्ड होता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है किसके किसके बीच में फोर्स लगता है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में हाँ लगता है, तभी तो ये रिजिड बॉडी में सबसे ज्यादा होता है, और फिर लिक्विड में थोड़े कम होते हैं, गैस में तो और भी कम होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो सारे ऑब्जेक्ट में होते हैं, सारे सब्सटेंस में होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच फोर्स लगता है, हाँ। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच फोर्स लगता है, हाँ लगता है। प्रोटॉन प्रोटॉन, अब यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहाँ है, ये दोनों के बीच फोर्स नहीं लगेगा, लगेगा। इसका मतलब है मोर एक से अधिक का आंसर हो जाएगा। मतलब है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगेगा। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी, तीनों के बीच में फोर्स लगेगा, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर फोर्स। तो आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन ये कह रहा है, झंडू बम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक माइक्रोमीटर, 11th क्लास में आ जाइए, एक माइक्रोमीटर एक फेम्टोमीटर।
माइक्रोमीटर क्या होता है? मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। ये क्वेश्चन यूनिट एट डायमेंशन में पढ़ाया जाता है, पहला कुछ चैप्टर है ये बेसिक। तो माइक्रो का मतलब हो गया एक, सॉरी, माइक्रो, मिली माइक्रो 10 पर पावर, मिली का 3, माइक्रो 6, 10 पर पावर -6। और एक फेम्टोमीटर, मिली माइक्रो, देखिए मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो, 3, 6, 9, 12, 15। इसका मतलब हो गया 10 पर पावर -15 हो। ये सही पूछ रहा है, 3, 6, 9, 12, 15 मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। तो ये हो गया। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। 15 ऊपर जाएगा, 6 6 में माइनस हो जाएगा, तो मतलब इसको बना देते हैं, देख लीजिए 6 प्लस में 15, तो ये क्या हो जाएगा 10 पर पावर 15 में 6, 9 प्लस में होगा। अब देखिए कौन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, लेकिन पूछा गया तो बनाना है, कंसेप्ट कुछ नहीं है। वही मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो। ये छोटा यूनिट को मेजर करने के लिए ये किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, ये बड़े यूनिट को मेजर करना है। जैसे अर्थ का रेडियस निकालना है, गैलेक्सी का डिस्टेंस निकालना है, तो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा हो जाता है। पैरालैक्टिक सेकंड पार्सेक में यूनिट, लाइट ईयर में यूनिट हो जाता है उसका डिस्टेंस का। और लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस का यूनिट है, मालूम होना चाहिए। अच्छा, फिर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है वो देखते हैं। परसेंटेज एरर कितना होगा? परसेंटेज एरर निकालने के लिए सबसे पहले जनरल फॉर्मूला याद रखिए। परसेंटेज एरर निकालना है, मैंने एरर का क्वेश्चन इसके पहले भी बताया है, एरर का क्वेश्चन और आ रहा है, इसका मतलब एरर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एरर पहले आया कितना वो देखिए, 0.5 एरर है। ओरिजिनल वैल्यू इसका कितना है, 250 है। इसका परसेंटेज एरर का ही चाहिए, तो इसका मतलब 100 से इसमें मल्टीप्लाई करके परसेंट दे दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कैसे करें? तो 0.5 पॉइंट यदि उड़ गया, खत्म हो गया, 2500 हो गया, और इनटू में 100, ये परसेंट। अब 5 से 5 बार में आई 0 0 कैंसिल, तो 1/5% है ऑप्शन, नहीं 5 यहाँ है, मार्क नहीं कर देना है। 1/5 हो जाएगा क्या? तो इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे? 1/5 गुना में 10 बटे में 10 लिख सकते हैं, 5 2 जा 10, तो 2/10 हो गया। 2/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2%। ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ई। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, झंडू बाम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखिए, थोड़ा सा इसमें कह सकते हैं रिलेटिव मोशन, वो रिलेटिव मोशन भी कहाँ है? कह रहा है वेलोसिटी ऑफ ए बोट विथ रिस्पेक्ट टू लैंड। ये जमीन है, और जमीन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी उसका कितना है, वेलोसिटी ऑफ बोट। तो वेलोसिटी ऑफ बोट कितना कह रहा है कि 3i प्लस में 4j कैप, ठीक है। फिर एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू लैंड का वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, माइनस में 3i कैप माइनस में 4j कैप, ठीक है। देन वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये गिवन है, कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको ऐसे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये कह रहा है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देना, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। बोट का वेलोसिटी कितना है देख लीजिए, 3i प्लस में 4j, इसको मार्क कर लीजिए, और ये है -3i कैप माइनस 4j कैप, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, माइनस को अंदर डालेंगे तो क्या होगा, इसको तो एज इट इज रख देना है, 4j माइनस प्लस में 3i प्लस में 4j। अब i के साथ जुट जाएगा, j के साथ, 3 3 6i 8j। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन है बॉडी ऑफ मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी v कोलाइड विद अनदर स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास m2। सबसे पहले दिया ए बॉडी ऑफ मास m1 है, मूविंग विद वेलोसिटी v है। यदि कोई बॉडी
मास है। फिर कह रहा है देन गेट एम्बेडेड द वेलोसिटी ऑफ द रिजल्टेंट बॉडी आफ्टर द कोलिजन विल बी। कोलिजन हो रहा है, एक बॉडी दूसरे बॉडी में कोलाइड कर रहा है, तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आता है मालूम होना चाहिए। ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ये मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि कॉलिजन के पहले का मोमेंटम का सम, कोई भी ऑब्जेक्ट है, और कॉलिजन के बाद मोमेंटम का सम इक्वल और कांस्टेंट होगा, दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो कंजर्वेशन मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम के लिए फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। मोमेंटम के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, मोमेंटम p बराबर मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम पूछा जा सकता है, मोमेंटम का यूनिट बताइए क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। डायमेंशन पूछेगा क्या होगा, डायमेंशन लिख लीजिएगा mlt से, m1 हो गया, l1 हो गया, t-1 क्वेश्चन। लेकिन कह रहा है ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम कहाँ जाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम क्या कहता है कि एक बॉडी m1 है और उसका वेलोसिटी क्या है v, और कह रहा है दूसरा बॉडी जिसका मास तो m2 है, लेकिन वो बॉडी जो है क्या है, स्थिर है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा 0। ई मोशन में है और ये बॉडी जो है इससे कोलाइड कर गया, तो अब जो कोलाइड कर गया ये इसमें कोलैप्स हो गया है, मतलब इसमें एम्बेडेड हो गया है, तो मास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा m1 प्लस m2, नहीं दिख रहा भैया, m1 प्लस में m2, और कोलाइड करके कहता है कि वो पिंड फिर आगे बढ़ रहा है, तो कोलाइड किया, इसका वेलोसिटी क्या हो गया, यहाँ v है तो यहाँ u मान लेते हैं, होना नहीं चाहिए क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u होता है, लेकिन क्वेश्चन एक दे दिया था मैनू की, तो फाइनल में वेलोसिटी u हो गया। अब यही u कहता है कि कितना वेग से वो आगे बढ़ेगा, तो u क्या हो जाएगा, वैसे भी m1 भी हुआ है यहाँ पर, और ये हाँ ये हो गया m1 भी m1, और यहाँ हो गया m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई u, तो u क्या लिख सकते हैं आप, इसको इधर भाग दे सकते हैं, m1 भी बटे m1 प्लस m2, ये आपका हो जाता है आंसर। ऑप्शन में देखिए कोई है तो अच्छी बात है, वरना नन नहीं, ये है m1 m2 है, वो नहीं होगा, नन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई फॉर ईमेल। ठीक है, कोई वही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोलिजन के पहले का मोमेंटम, कोलिजन के बाद का मोमेंटम दोनों इक्वल होगा, और जब बॉडी एक दूसरे में एम्बेडेड हो जाता है तो उसका मास जो है ऐड हो जाता है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ऐसे ही निकाल दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है वल्केनाइज्ड रबर इज एन एग्जांपल ऑफ, वल्केनाइज्ड रबर किसका एग्जांपल है, एलास्टोमर का एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है ये भाग रहा है, एलास्टोमर का एग्जांपल है, इसको भगाना ही चाह रहे हैं। ठीक है, एलास्टोमर ये लोचदार होता है, चिपचिपा होता है, ऐसा बोला गया है। अरे सब्सटेंस है तो इसका प्रॉपर्टी होगा, जैसे लिक्विड को क्या बोलेगा, रिजिड नहीं होता है, उसी तरह ये नहीं होता है, चिपचिपा होता है। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े इत्मीनान से पढ़ेंगे। What should be the velocity of a person of weight 60 किलोग्राम so that his kinetic energy becomes 270 joule? कि उसका काइनेटिक एनर्जी, व्हाट शुड बी द वेलोसिटी, वेलोसिटी उसका क्या होगा उस आदमी का जिसका वजन 60 है और उसका काइनेटिक एनर्जी 270 जूल हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ क्या है, कोई भी क्वेश्चन को बनाने का पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि क्वेश्चन को बढ़िया से अच्छे से पढ़ लीजिए और उसमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको बढ़िया से इत्मीनान से दुलार प्यार से बाहर करके लिखिए, तो आपको वो हिंट देगा। क्वेश्चन कह रहा है वेलोसिटी निकालना है, चलो वेलोसिटी कह दिया आप वाट, उसके बाद कह रहा है वेट कितना है 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम आपने वेट भी लिख दिया। उसके बाद उसका काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है कितना हो जा रहा है 270 जूल। क्वेश्चन खुद बोलेगा कि हम ऐसे बनेंगे,
तो देखिए काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। एनर्जी का टाइप है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यदि पूछ रहा है इसका मतलब है हाफ mv² की बात कर रहा है और ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट है ऑब्जेक्ट में, वेलोसिटी है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए यदि फॉर्मूला हो जाता है तो mgh हो जाता है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम कांस्टेंट हो जाएगा। एक मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी लड्डू, और ग्राउंड फ्लोर पर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी लड्डू। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है किस पर, हाइट पर। तो आप ही कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी 270। आपको मालूम होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² और ये 270 है। अच्छा, यूनिट का कोई लोचा नहीं है क्योंकि यूनिट काइनेटिक एनर्जी जूल, हमें जूल में ही लिखना है हमेशा। हाफ हो गया, मास कितना है आपका 60 और वेलोसिटी मालूम नहीं और 270। उसके बाद आगे यदि बढ़ जाए तो v का स्क्वायर हो जाएगा 270 गुने 2 और बटे 60, और ये रूट को यदि हटा दे यहाँ से स्क्वायर को तो ये यहाँ आकर के रूट हो जाएगा। इतना सा तो जानते हैं, नहीं जानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 227 दूना 54 होता है क्या, हाँ, तो 540 बटे 60, तो 60 में एक लड्डू कट जाएगा, 6 नमा 54, 9 हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 क्या है वेलोसिटी, क्या मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड होगा। ऑप्शन नहीं दिया है तो ऑप्शन लिख लीजिए, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर। ऑप्शन हो गया बी नंबर में मान लें 3 मीटर पर, 1 2 4 हो गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 2 4, ठीक है। उसके बाद देखिए, a pipe is floating in the water in a container when the ice is completely melt। ओह सॉरी, गिलास तो लाए नहीं, अच्छा बोल दे रहे। इसमें क्या है देखिए, पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन द वाटर इन ए कंटेनर। तो पीस ऑफ वाटर है एक ग्लास में, मान लेते हैं कंटेनर का क्या, ग्लास मान लेते हैं, एक ग्लास है और इसमें जो है पानी है, क्या है, पानी है, पानी, वाटर, बॉटल नहीं, वाटर, पीस है पानी का। और इसमें कह रहे हैं कि एक आप जो है इसमें क्या डालिए, वो बोल रहा है डालना, आपको डालना पड़ेगा पानी, आइस क्यूब। आइस क्यूब कह रहे हैं कि यदि आइस क्यूब इसमें मेल्ट कर जाता है, ये आइस का क्यूब है, आइस क्यूब यदि मेल्ट कर जाता है तो क्या पानी का लेयर बढ़ेगा, तो आंसर कहता है नहीं भाई, नहीं बढ़ेगा। आप कैसे जानेंगे नहीं बढ़ेगा, इसका ऐसा है कि आप कर सकते हैं घर पर प्रैक्टिकल। आप एक ग्लास में पानी लीजिए और उसमें आइस के देख लीजिए वहां पर कहाँ तक पानी है, बर्फ को डालने के बाद ये आइस क्यूब कह सकते हैं। अब उसके बाद पानी यदि यहाँ तक आ गया है, ये फ्लोट करेगा, आपको मालूम होना चाहिए आइस क्यूब फ्लोट करता है पानी में। तो जैसे ही पानी पूरा गल के खत्म हो जाएगा लेकिन हाइट यहाँ से यहाँ नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल आप करके देखो, मैंने हम सोचे थे लाएंगे लेकिन नहीं ला पाए, अगले दिन। आंसर हो जाएगा नो चेंज। चलिए इसका क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर, अभी 11th है चल रहा है, वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर इज लेस फॉर द फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, द सब्सटेंस विच कैन फ्लो, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड क्या है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस जब वो फ्लो करता है, जैसे पानी को रखा, पानी फ्लो हो गया, पानी फ्लूइड हो गया। क्या सब्सटेंस को मैंने मतलब ईट रख दिया, ब्रिक्स रख दिया, पेंसिल रख दिया, पानी बहने लगा, नहीं, फ्लूइड नहीं हुआ। तो गैस और लिक्विड ये दोनों फ्लूइड में आता है। फ्लूइड क्या हो जाएगा, गैस और लिक्विड। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए पहले,
कह रहा है वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर इज लेस फॉर द फ्लूइड, किस फ्लूइड के लिए रेनॉल्ड नंबर जो है कम होता है। पहले रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या आता है, तो रेनॉल्ड नंबर के लिए फॉर्मूला हो जाता है रो वी एल बाय म्यू। अब रो क्या है, वी क्या है, एल क्या है, म्यू क्या है, आपको देखना पड़ेगा। रो क्या है, ये है आपका डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। और वी क्या है, वॉल्यूम, वी क्या है आपका वॉल्यूम है, वी क्या है आपका वॉल्यूम है। एल आप लेंथ भी ले सकते हैं या डायमीटर भी लिख सकते हैं, तो हम डायमीटर लिख देते हैं, मिट्टी। और म्यू क्या है, म्यू आपका है, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेनॉल्ड नंबर कम कब होगा, तो यहाँ पर आप रेनॉल्ड नंबर को देख पा रहे हैं, और रेनॉल्ड नंबर किस किस फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा वो यहाँ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोसिटी कम होगा तो रेनॉल्ड नंबर कम होगा, वेलोसिटी ये ऊपर वाला रेनॉल्ड नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब डायमीटर यदि बढ़ेगा रेनॉल्ड नंबर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा रेनॉल्ड नंबर बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा। कोफिशिएंट नीचे है, इसका ये घटने का मतलब ये बढ़ना, ये बढ़ने का मतलब ये घटना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यहाँ है, रेनॉल्ड नंबर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वैल्यू, रेनॉल्ड नंबर डेंसिटी के बढ़ने से इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा और इसके घटने से घट जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कम डेंसिटी यदि कम होगा तो रेनॉल्ड नंबर कम होगा, आंसर है हाँ। डेंसिटी यदि कम हो जाएगा रेनॉल्ड नंबर कम हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी है। अब वेलोसिटी कम होगा तो रेनॉल्ड नंबर कम हो जाएगा, तो कौन सा मान कम हो जाएगा, तो वेलोसिटी कम होगा तो रेनॉल्ड नंबर कम हो जाएगा, सही है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखिए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा, रेनॉल्ड नंबर कम होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में। अब मतलब हो गया कि ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और वो कह रहा है कि कम होगा तो इसका मतलब है, और ये कह रहा है ज्यादा, कोफिशिएंट विस्कोसिटी हाई, जैसे ही ये ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा। समझना है, हम एक ही बार में बोल रहे हैं कि डेंसिटी ज्यादा होगा तो रेनॉल्ड नंबर ज्यादा होगा। सपोज करते हैं डेंसिटी कम होगा रेनॉल्ड नंबर कम होगा, तो इसका मतलब आंसर सही है। डेंसिटी कम होने से रेनॉल्ड नंबर कम हो जाएगा, वेलोसिटी कह रहा है वेलोसिटी के कम होने से रेनॉल्ड नंबर कम हो जाएगा, होगा ही। अब कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हाई, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जैसे ही हाई हुआ ये कम हो जाएगा, क्यों, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, बकैती बहुत हो गया, इसलिए मोर देन वन आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको देखिए, करते हैं नेक्स्ट में टाइम में, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम भी हो रहा है, 13-14 क्वेश्चन हमको लगता है सॉल्व हमने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं तक हमको करना था।